Good morning, everyone. Welcome to another very informative session of FLDRP, Fat Loss and Disease Reversal Program. मुझे वो दिन याद आता है जब मैंने रवि जी को अप्रोच किया था कि रवि जी आप हमें थोड़ा हेल्प करें, गाइड करें, बिकॉज एज मोस्ट ऑफ यू नो ही इज़ माय हेल्थ कोच, माय मेंटर एज फार एज हेल्थ इज कंसर्न, और उन्हीं के कारण आज मैं हेल्दी लाइफ एंजॉय कर पा रहा हूँ। तो ठीक है, मैंने भी कुछ नॉलेज ली, लेकिन वो नॉलेज का जो सोर्स था वो रवि जी ही थे। तो मैंने कहा जी वाई नॉट पीपल हियर डायरेक्टली फ्रॉम द हॉर्सेस माउथ, कहावत सुनी है ना आपने। एंड रवि जी वॉज काइंड एनफ टू एक्सेप्ट माई इन्विटेशन, एंड फिर हमने डिसाइड किया अभी क्या नाम रखें इसका। बड़ा सोचा, चिंतन मनन हुआ, तो फिर ये आया कि फैट लॉस एंड डिजीज रिवर्सल प्रोग्राम। बट आहिस्ता आहिस्ता मुझे लग रहा है कि ये डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम भी बनता जा रहा है अब, जितनी नॉलेज रवि जी हमें दे रहे हैं। क्योंकि रिवर्सल के लिए तो पहले बीमारी का आना जरूरी है, फिर हम उसको रिवर्स करेंगे। बट जितना ज़्यादा हम रवि जी के साथ जुड़ते जा रहे हैं, हम डिजीज प्रिवेंशन प्रोग्राम बनता जा रहा है। हम बीमारियों से बचने की कोशिश कर रहे हैं, और उसी सिलसिले में बहुत सारी बीमारियों से बचने के लिए अपने शरीर को तैयार भी कर रहे हैं। हाउ मेनी ऑफ यू एग्री विद मी? प्रोवाइडेड यू फॉलो व्हाट ही सजेस्ट अस टू डू। क्योंकि सुनना, समझना और अप्लाई करना, ये तीन अलग अलग स्टेप हैं। कई लोग तो सुनते ही नहीं हैं, कई लोग सुनते हैं लेकिन समझ नहीं पा रहे हैं, और समझेंगे नहीं तो अप्लाई नहीं करेंगे, अप्लाई नहीं करेंगे तो रिजल्ट कैसे आएंगे। तो आज उसी प्रिवेंशन के सिलसिले में रवि जी एक बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक के ऊपर हम डिस्कस कर रहे हैं, और आज मैं रवि जी से रूबरू होकर कुछ क्वेश्चंस पूछना चाहूँगा। सो प्लीज़ हेल्प मी इनवाइटिंग माय हेल्थ कोच एंड माय beloved friend Mr. Ravi Nagpal. Thank you, Ravi ji, Thank you, Sunilji. Thank you for very much. coming once again at our platform and enlightening all of us. Thank you. तो रवि जी के बारे में मोस्ट ऑफ यू नो ही हैड बीन अ फार्मासिस्ट फ्रॉम मोर देन आई थिंक 28-30 years। और रवि जी और हम बहुत सालों से एक दूसरे को जानते हैं, और जब हम ट्रैवल करते थे तो रवि जी साथ में होते थे, तो हमें जो मेडिसिन बॉक्स है वो ले जाने की जरूरत नहीं पड़ती थी। इनके पास दवाइयों का पुलिंदा होता था। और आहिस्ता आहिस्ता वही रवि जी हैं जिन्होंने हमारे घर से दवाइयों का डब्बा गायब करा दिया। उन्होंने माइंड में एक, कहते हैं भी, लिख लो, माथे पे टैटू बना लो, देयर आर नो मेडिसिन। बस बिना दवाइयों के कैसे आप अपने शरीर को ठीक कर सकते हो, वो साइंस समझो, सीखो, और लाइफ एंजॉय करो। क्यों ऐसा है? क्योंकि हम सब जान रहे हैं कि दवाइयों के बहुत ज़्यादा साइड इफ़ेक्ट्स हैं। और फॉर्चुनेटली रवि जी के साथ एडवांटेज है कि इनको दवाइयों की डीप नॉलेज है, बिकॉज जिस जो 28-30 साल दवाइयों से डील किया तो उसको इन डेप्थ नॉलेज होगी। और अब इनके पास प्रिवेंशन की भी नॉलेज है, तो इन दोनों का जो एक, क्या बोलते हैं, समागम होता है, जो एक कॉम्प्लीमेंट्री टू ईच अदर है, उसका एडवांटेज हम सब आज ले रहे हैं। तो रवि जी, इसी प्रोसेस के अंदर आज जैसा हमने टॉपिक चूज़ किया, वैक्सीनेशन। और मैं पहले अपना परसेप्शन बताऊंगा कि मुझे लगता था कि वैक्सीनेशन तो बहुत ज़रूरी हैं। अगर ये वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे तो हमारा शरीर तो बीमारियों को प्रिवेंट नहीं कर पाएगा। तो अब जैसे जैसे आपसे नॉलेज मिल रही है तो परसेप्शन थोड़ा सा चेंज हो रहा है। तो पहले तो आप ये हमें बताएं कि भाई, क्या ये हमारा अंधविश्वास था कि भाई वैक्सीनेशन इज़ अ मस्ट, जैसे पुराने ज़माने में अंधविश्वास कुछ होते थे, तो आज के लिए मॉडर्न टाइम का अंधविश्वास था, मुझे लग रहा है, जैसे आप बातें करते हैं। तो इसके बारे में आप क्या कहोगे? Thank you, Sunilji. Thank you. Hello, everyone. तो आज का टॉपिक जैसे वैक्सीनेशन है, बड़ा टची सब्जेक्ट है, क्योंकि आज की जो नॉलेज आपसे शेयर की जाएगी हमारी बातचीत में, वो शायद आपको झकझोर भी देगी। क्यों झकझोर देगी? कारण कि जो चीज हम मानते आए हैं, अगर उसके हिसाब से ना बोला जाए, कुछ और बोला जाए, तो वो एक धक्का सा लगता है कि ये क्या हो गया, क्योंकि इजिली एक्सेप्ट भी नहीं होती है। बट ट्रस्ट मी, जो भी आज बताया जाएगा उसके पूरे एविडेंसेस मौजूद है, रिसर्चेस मौजूद है। सिर्फ ये है कि हमें पता नहीं होता तो हम वही मान के चलते हैं। जैसे सुपरस्टिशन की बात हुई, अंधविश्वास की बात हुई। अंधविश्वास क्या होता है? एक ऐसी चीज हमें बचपन में दे दी गई जिसको हमने मान लिया, हमने कभी उसका प्रूफ नहीं मांगा। अब बचपन से हम क्या सुनते थे कि वो बिल्ली, काली बिल्ली रास्ता काट गई, तो हमने कभी प्रूफ मांगा क्या कि इससे कुछ अपशकुन होता है? मान लिया हमने।
मान लिया तो उसके हिसाब से चलने का। तो पहले तो मैं कई बार देखता था कि लोग रुक जाते थे, गाड़ी रोक देते थे, जाते नहीं थे कि पहले कोई दूसरा निकल जाए। थे नहीं यानी कि सर, अभी उन्होंने अभी भी करते हैं। अभी भी करते होंगे और अगर वैसे। जल्दबाजी होती है तो पता नहीं, मैं देख रहा, थूक फेंकते हैं, सोचते हैं उससे वो उसका काट है, थूक फेंक के फिर निकल जाओ, चलो जुगाड़ निकाल दिया लोगों ने अपना। उसके हिसाब से कुछ भी कर देते हैं, यानी कि वो सोचते थे पहले कोई और निकले, यानी कि अब शकुन होना है उसका तो हो जाए और मेरा ना हो। तो देखिए, ये विश्वास जब तक हमें नुकसान नहीं देती ना तब तक तो ठीक है। या कभी इनजस्टिस अगर नहीं करते हैं तब तक भी ठीक है। कई बार इनजस्टिस होता था, पहले जमाने में कहते थे अगर किसी लेडी के पीरियड्स आए हैं तो वो मंदिर नहीं जा सकती। तो बेसिकली ये इनजस्टिस था उसके लिए, इसमें उसका कोई फॉल्ट नहीं है कि उसको वो कर रहे हैं। बट द थिंग इज कि कोई ऐसी चीज जो हमें नुकसान देने लग जाए, हमारी सेफ्टी से हमारे कंप्रोमाइज होने लग जाए, खतरा बन जाए, तब हमें उसे क्वेश्चन करना चाहिए या नहीं चाहिए, सवाल ये होता है। फॉर एग्जाम्पल, आप गाड़ियों में कहते हैं ना, एक जोक भी आता था, रील भी आती थी कि अमेरिका वाले गाड़ियों में सेफ्टी डिवाइस जीपीएस ट्रैकर लगाते हैं, दूसरे कंट्री वाले ये लगाते हैं वो लगाते हैं, इंडियंस क्या करते हैं वो नींबू मिर्ची लटका लेते हैं कि नींबू मिर्ची हमें बचाएगा। अब ठीक है, आपकी विश्वास है, एक आस्था है, तो आपने लगा लिया, बट आप सोचो कि सेफ्टी डिवाइस की जगह से यही मेरा एक्सीडेंट रोकेगी, तो वो तो फिर नुकसान भी दे सकता है ना। अब नींबू मिर्ची लटका दिया तो ये आपको एक्सीडेंट से बचाएगा, तो वो तो गड़बड़ हो जाएगी। तो ऐसे ही कुछ ऐसी चीजें जिसको हमने मान लिया है, लेकिन आज हम क्वेश्चन करें कि क्या सच में ये हमें वो प्रोटेक्शन देती हैं, सेफ्टी देती हैं, हमें क्वेश्चन पूछना चाहिए। तो उसी सिलसिले में है कि वैक्सीन के बारे में जो हमें बोला गया कि वैक्सीन आपको प्रोटेक्ट करेगी, इससे प्रोटेक्ट करेगी, ये करेगी, तो क्या उसका कोई साइंटिफिक एविडेंस है प्रॉपर, हमें पूछना चाहिए। जब भी हमें कोई सजेस्ट करे कि ये लगाओ तो हमें पूछना चाहिए कि इसका कोई एविडेंस है, कोई रिसर्च की हुई है, तो उसके सहारे हम चलेंगे ना। मैं आपको मॉडर्न सुपरस्टिशन बताता हूँ, बड़ा इंटरेस्टिंग है कि सुपरस्टिशन मतलब हमें जो किसी ने बोला और हमने मान लिया, उसकी कभी सच्चाई जानने की कोशिश नहीं की। जैसे एक सुपरस्टिशन क्या है कि एलोपैथिक दवाइयां हमारी बीमारी ठीक करती हैं, ये भी एक तरह का सुपरस्टिशन है, क्योंकि कोई भी दवाई बीमारी ठीक नहीं करती है, वो सिम्टम्स को हमारे आगे से हटा देती है। ठीक है ना। दूसरा होता है कि जैसे रेबीज की बात आप और भी करेंगे, डॉग डॉग बाइट के बाद वैक्सीन जो है वो रेबीज को प्रिवेंट करती है, हमने भी तो ये माना हुआ है। कुत्ते ने काटा, इंजेक्शन लगाया, इंजेक्शन जरूर लगाओ। आज हम्म। इस मिथ को भी ब्रेक करेंगे, ये भी एक सुपरस्टिशन बन जाता है। उसके बाद बच्चों को जो छोटेपन में ही वैक्सीन लगा देते हैं, वो प्रिवेंट करती हैं बीमारियों को, क्या सच में करती हैं? या ऐसा हो सकता है कि वैक्सीन की वजह से हम बीमार होते हो, कोई ऐसी प्रॉब्लम होती है, आज तक किसी ने नहीं बताया होगा, या आज आप समझोगे कि उससे और बीमारियां होती हैं बचने के बजाय। तो धक्का लगता है ना कि ये कैसे हो गया। और फिर इस तरह की, जैसे कोविड में था, वैक्सीन ने बचा लिया बचा लिया, अब वो वैक्सीन कहाँ गई, उसको विड्रॉ कर लिया, क्यों? उससे नुकसान बढ़े हुए, उससे डेथ्स बढ़ी हुई। उस समय हमें क्या विश्वास दिया कि ये वैक्सीन आपको बचा देगी, और जा जाके लाइनों में लग लग के सबने वैक्सीन लगवाई, 2 डोज, तीसरी डोज सब लगाओ। अब उसके रिजल्ट्स अब नजर आ रहे हैं, लेकिन मेडिकल फ्रेटर्निटी ओपनली नहीं मानती है, लेकिन बहुत सारी जगह पे ये मानना भी कर लगे लग गए हैं कि यस उसकी वजह से हो रही है, और कई कंट्रीज में तो कंपनी से कंपेंसेशन भी दिया है। तो हमें जो बोला जाता है हम उसको मान लेते हैं, क्योंकि हमारे पास और कोई चारा नहीं होता है, क्योंकि ऐसे ऐसे सोर्सेज से आ रहा होता है, मीडिया से आ गया, गवर्नमेंट से आ गया, हम सोचते हैं कि ये सही होगा। बट हमने कभी जानने की कोशिश नहीं की क्या ये सच में सही है, तो उसको जानना जरूरी है। तो इसलिए सुपरस्टिशन हमें नहीं करना है, हमने क्वेश्चन करना है कि क्या ये सच में सही है या नहीं है। सो ये चीजें हैं जिसकी वजह से आज का ये टॉपिक चुना था हमने। तो सर पहला, सबसे पहले बेसिक क्वेश्चन में जाते हैं, बिकॉज ऑनेस्टली जब मैंने पहली बार वैक्सीनेशन वर्ड सुना था मुझे पता नहीं था है क्या। तो अगर हम बेसिक से शुरू करें तो व्हाट एक्चुअली वैक्सीनेशन मीन्स, और क्या डालते हैं इसके अंदर, और क्या पर्पस है इसको देने का। देखिए, वैक्सीन बेसिकली क्या है, कोई भी वैक्सीन लेंगे ये किसी वायरस से बचाने के लिए बनाई गई है, राइट। अब उस वैक्सीन में क्या होता है, बड़े सारे केमिकल्स होते हैं। अगर मैं सच्चाई बताऊं तो शायद कुछ लोगों को बैठना मुश्किल हो जाए अगर सारे कंटेंट्स बता दिए जाए तो। लेकिन उसमें उसी वायरस की डाइल्यूटेड फॉर्म होती है, इनएक्टिवेटेड फॉर्म होती है उसी वायरस की जिससे हम बचने की कोशिश कर रहे हैं, वही वायरस उसमें डाला जाता है। उसमें आइडिया क्या होता है कि ये छोटी सी डोज जाएगी तो हमारी बॉडी जो है एंटीबॉडीज बनाएगी, क्योंकि बॉडी का काम है, कोई वायरस आए तो एंटीबॉडीज बनाती है, और एंटीबॉडीज बनेगी तो फिर ये वायरस जो हमें अटैक कर रहा है हम इससे बच जाएंगे।
बट अगर आप लॉजिकली सोचो तो क्या ये सही है? अगर हमारी बॉडी में वायरस वो आ ही गया है, अब हम वैक्सीन लगवा रहे हैं तो इतना सा वायरस हम और ऐड कर रहे हैं उसमें। ऑलरेडी तो वायरस है, तो बॉडी ने अगर एंटीबॉडीज बनानी है तो उसने तो बनानी शुरू कर दी, जैसी वायरस आया उसने बनानी शुरू कर दी। अब इतना सा वायरस ऐड करके हम क्या हासिल कर लेंगे? जबकि बॉडी पर वायरल लोड बढ़ जाएगा। यानी पहले इतना वायरस था तो अब थोड़ा सा तो बढ़ ही गया ना। हालांकि उसका बेनिफिट नहीं है क्योंकि एंटीबॉडीज तो बॉडी ने बनानी शुरू कर दी। तो इसलिए वैक्सीन में कोई, उसके अलावा इसमें जो चीजें होती है ना वो, अगर मैं आपको एक ऐसे सोडियम बोरेट होता है जो बहुत खतरनाक होता है। इसके अलावा वैक्सीन में बोवाइन फीटल सीरम होता है। बोवाइन फीटल सीरम क्या हुआ है? प्रेग्नेंट काओ को मारा जाता है, उसके अंदर जो बच्चा होता है उस लाइव बच्चे के अंदर से सीरम यानी ब्लड निकाला जाता है और उसको वैक्सीन में ऐड किया जाता है। अब आप सोचो कि हम तो बड़े शौक से कहते हैं वेजिटेरियन है, अगर वैक्सीन अंदर गई है तो हमने एक तो जिंदा काऊ को मारा हुआ है और उसके अजन्मे बच्चे का वो सीरम निकाल के यानी उसको भी फिर मार दिया, और उसका जो ब्लड निकला वो हमारे शरीर के अंदर घूम रहा है अभी भी। तो ये कई लोगों ने कोविड के टाइम में बड़ा शोर मचाया था कि गौ हत्या को हम वैसे पाप मानते हैं, बट ये तो वैक्सीन ही उस हिसाब से बन रही है। बट सुनवाई तो कोई होती नहीं है। तो इसको हम समझे कि वैक्सीन में उसी वायरस की डाइल्यूटेड फॉर्म होती है जिस वायरस से हम बचने की कोशिश कर रहे हैं। तो लॉजिक आता है कि अब ऑलरेडी वायरस अंदर आ गया तो और वायरस लेकर क्या एक्स्ट्रा बेनिफिट होगा? और मान लो वायरस वो नहीं आया, हम जबरदस्ती फिर वायरस अपनी बॉडी के अंदर डाल रहे हैं जिसकी शायद जरूरत नहीं है। तो इस तरह की ये कई सवाल आ यहाँ जाते पे हैं। एक क्वेश्चन आ रहा है रवि जी, आप ये कहना चाह रहे हैं कि वायरस ऑलरेडी बॉडी के अंदर है, इसका मतलब जैसे ही कोई वायरस हवा में आता है तो वो ऑटोमेटिकली हमारी बॉडी में सांस के थ्रू चला जाता है? बहुत सारे वायरस होते हैं। वायरस तो हमारी एग्जिस्टेंस से भी पहले के हैं। कोई वायरस तो सिर्फ अपनी शक्ल बदल देते हैं, अदरवाइज वायरस तो एग्जिस्ट करते हैं और हमारे अंदर भी है और हमारे बाहर भी है। तो जिस जिस वायरस से हमें खतरा हो सकता है उसके अगेंस्ट बॉडी अपने आप एंटीबॉडीज बना लेती है और हम बड़े आराम से चल रहे होते हैं। वायरस अभी भी है हमारे अंदर जो हमें अटैक कर रहे हैं, ओ। लेकिन इम्यूनिटी ने एंटीबॉडीज बना ली है तो हमें फर्क नहीं पड़ता, हम अपनी नॉर्मल क्रियाकलाप करते रहते हैं। लेकिन जब वायरल लोड बहुत ज्यादा हो जाता है, इम्यूनिटी वीक हो जाती है, तो हमें उस वायरस की वजह से तकलीफें आती हैं, जिसमें हमें कभी बुखार भी हो सकता है, हमें खांसी भी हो सकता है, हमें जुकाम भी हो सकता है या कुछ और हो सकता है। वो तब जब इम्यूनिटी या तो वीक हो गई है या वायरल लोड बहुत ज्यादा बढ़ गया, बहुत ज्यादा एक्टिव हो गया। जैसे किसी किसी मौसम में देखते हैं ना, चेंजिंग वेदर है, हम्म। हम कहते हैं सर्दी जुकाम हो गया, उस समय वो वायरस बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाता है। तो जिनकी इम्यूनिटी थोड़ी सी भी वीक हुई उनको फिर वो प्रॉब्लम आनी शुरू रहती है, जिनकी बहुत स्ट्रांग है उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है। और जिसकी बहुत ज्यादा वीक हुई तो वो शुरू से ही उसके गला जुकाम ये वो सब शुरू हो जाता है। तो वायरस तो हमारे अंदर रहेंगे, पहले भी रहे थे, अभी भी रहते हैं और आगे भी रहेंगे। वो तो रहेंगे रहेंगे। बॉडी को स्ट्रांग बना लेंगे तो एंटीबॉडीज बहुत अच्छी बनेंगी, इम्यूनिटी हमारा काम करती तो ये जो कहते हैं कि भी कोई भी दवाई या कुछ भी वैक्सीनेशन लॉन्च करने से पहले बहुत रिसर्च होती है इसके पीछे, उसके बाद ही ट्रायल्स वगैरह कुछ होते हैं, फिर जाके उसको लॉन्च करते हैं, तो ये क्या हवा है। में बातें हैं या रियलिटी है कुछ इसके पीछे? देखिए, आप लोग कॉमन सेंस भी अगर यूज करेंगे, कोई भी चीज का कहते हैं ये ट्रायल हुआ है कि मान लो ये दवाई है, इससे 27% डेथ कम हुई है, मान लो हार्ट अटैक हुआ या कुछ ही हुआ, 27% डेथ कम हुई है। तो हम क्या मान लेते हैं कि जिसको दवाई नहीं दी और जिसको दवाई दी, तो दवाई लेने से 27% डेथ कम हुई है, यही मानते हैं। पिछले 30 साल से, 25-30 साल से जो ट्रायल हो रहे हैं इनको रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल बोलते हैं, आरसीटी। वो ट्रायल क्या करते हैं, दो ग्रुप ले लेते हैं, एक को एक और दवाई देते हैं, दूसरी को वो दवाई देते हैं जिसको प्रमोट करना है। उन दोनों का इम्पैक्ट करते हैं। अब जिसको दिया है उसमें अगर मान लो कुछ डेथ कम हुई है या बीमारी कम हुई है, तो हमें बताया जाता है कि ये लेने से इतने परसेंट डेथ कम हुई है। ये नहीं बताते कंपेयर टू व्हाट इट वाज कंपेयर टू द अदर ड्रग। कायदे से एक न्यूट्रलाइज ग्रुप हम्म। होना चाहिए जिसको कोई मेडिसिन नहीं दी गई, तब कंपेयर किया जाए कि अब देखेंगे इसमें क्या फर्क पड़ता है। तो वो न्यूट्रल ग्रुप नहीं होता है, दो ही ग्रुप होते हैं, पर्टिकुलर वन ड्रग एंड द सेकंड ड्रग। तो उन दोनों के कंपैरिजन में अब वो, जैसे मैंने बोला आपको, नींबू मिर्ची दे दी जाए, 7 मिर्ची लगी है, एक नींबू लगा है, लो जी ये आपको हार्ट अटैक से बचाएगा, ठीक है। अब वो कहेंगे जी इसका प्रूफ दिखाओ, रेंडमाइज कंट्रोल दिखाओ, ट्रायल दिखाओ।
तो मैं क्या करूंगा, एक में से एक या दो मिर्ची हटा दूंगा, ये 5 मिर्ची वाला, ये 7 मिर्ची वाला है। अब दोनों को ट्रायल करो जी। अब वो करेंगे, किसी ग्रुप में तो डेथ कम होंगी ना, जिसमें भी होंगी उसी को प्रमोट कर देंगे, देखो जी 5 मिर्ची वाला था, इसमें इतनी डेथ हुई, 7 वाले में इतनी कम हुई। तो यानी कि 7 मिर्ची और नींबू आप गले में पहन लेंगे तो आपकी 25% डेथ कम हो जाएगी, ये रिजल्ट आ जाएगा सामने। तो क्या होगा, अरे हाँ ये तो लेना ही चाहिए, तो बस उसको मार्केट में प्रमोट कर दो। तो आजकल के जो ट्रायल्स होते हैं, रैंडमाइज कंट्रोल ट्रायल, वो वन ड्रग वर्सेस अनदर ड्रग होते हैं, ना कि न्यूट्रलाइज ग्रुप के अगेंस्ट होता है। तो ये हमें थोड़ा सा ध्यान रखना चाहिए। कभी कोई आए रिसर्च कोई कहे तो उससे पूछो कंपेयर टू व्हाट, दूसरा ग्रुप भी तो पता लगे ना कि वो क्या है। तो लेकिन वो नहीं किया जाता। इसमें जो आप वर्ड यूज कर रहे हैं कि 25% वगैरह, तो हम तो ये समझते थे कि वैक्सीनेशन मीन्स 100% प्रोटेक्शन, ऐसा नहीं है इसका मतलब। जी नहीं, बल्कि ऑन द कॉन्ट्रेरी, कई बार वैक्सीन की वजह से वो प्रॉब्लम शुरू हो जाती है। आप इसको इस तरह से सोचिए कि ये टेटनस बड़ा कॉमन चीज है कि लोहा अच्छा। लगता है, हमें हाँ क्या है, हाँ। टेटनस का इंजेक्शन लगाओ। जी। अब इसको थोड़ा एनालाइज करके देखो कि जिस लोहे से हमें चोट लगी, या तो उस लोहे पे टेटनस का वायरस था या नहीं था, ये दो ही कंडीशन होंगी। कहीं भी राइट। होता, या था या नहीं था। अगर वो था तो हमारे अंदर टेटनस का वायरस तो चला गया। अब ओ। हम टेटनस की वो लगा रहे हैं वैक्सीन, तो हम क्या कुछ नया कर रहे हैं, ऑलरेडी वायरस तो है ना बॉडी में, इतना सा और एडिशनल कर रहे हैं, बॉडी से एंटीबॉडीज बना ली। और अगर नहीं था तो हम जबरदस्ती टेटनस का वायरस अपनी बॉडी में डाल रहे हैं। तो ऐसे ही रेबीज का भी ऐसा ही है कि रेबीज अगर कुत्ते के अंदर है तो वायरस तो अंदर चला गया जब उसने काटा। हम्म। अब वो वैक्सीन लगवा रहे हैं, उसमें थोड़ा सा वायरस और है, बस यही तो फर्क है। तो बाकी केमिकल है, उनके तो नुकसान होंगे, बट जो बेनिफिट हम सोच रहे हैं वो थोड़ा सा वायरस और चला गया, तो उससे क्या होगा, वायरल लोड बढ़ गया। और अगर उसके अंदर रेबीज नहीं था, जो कुत्ता काटता, तो हमें नहीं पता होता रेबीज वायरस है या नहीं है। अगर नहीं था, अब वैक्सीन की वजह से हम अपने अंदर रेबीज का वायरस डाल रहे हैं, तो क्या वो इन्फेक्शन होने के चांसेस नहीं है? और ये तो सो सर हम तो बचपन से सुनते आ रहे हैं, वही अंधविश्वास वाली बात हुई, कुत्ते ने काटा तो रेबीज का इंजेक्शन लगवाना ही है। वो तो हम तो सोच रहे हैं उल्टा आप बच रहे हैं, और आप कह रहे हो हम शरीर को और एक्सपोज कर रहे हैं बीमारी के लिए। ये तो बिल्कुल ही डिफरेंट माइंडसेट हो गया एकदम। लॉजिकली सोचिए ना कि रेबीज का, यानी वायरस और रेबीज का जो है कुत्ते के थ्रू हमारे अंदर ट्रांसफर हो गया। आपने जो एग्जांपल दिया टेटनस वाला, उसने तो एकदम दिमाग के ढक्कन खोल दिए मेरे तो। कि बात तो सही है, अगर लोहे पे टिटनेस, टिटनेस इज द नेम ऑफ अ वायरस, है मैं राइट? हाँ, टिटैनी बोलते हैं, टिटैनी। हाँ, मतलब हमें नहीं मालूम थे, तो आपसे सुन रहा हूँ मैं कि जी जी। बीइंग सीए मुझे तो इतनी नॉलेज थी नहीं। हाँ तो जी। हम ये सोचते थे कि लोहा लगाया तो टिटनेस का इंजेक्शन लगाओ, ताकि उससे होने वाले साइड इफेक्ट कम हो जाएं। कुत्ते ने काटा तो रेबीज का इंजेक्शन लगवा लो, ताकि उससे होने वाले साइड इफेक्ट्स कम हो जाएं। ये तो हम कह रहे हैं कि हम और बढ़ा रहे हैं ये तो। जी। ओ। और बढ़ा, वही तो मैं कह रहा हूँ, जब क्वेश्चन करेंगे तो चीजें सामने आएंगी ना। किसी से भी पूछे तो इसमें क्या है कि उसी वायरस की डाइल्यूटेड फॉर्म, बस। तो आप ये कहना चाह रहे हैं कि अगर किसी कुत्ते ने काटा है तो वो उसकी जगह काट तो लिया उसने, अब इंजेक्शन नहीं लगवाने में ज्यादा बेनिफिट है? आर यू ट्राइंग टू से दिस? देखिए, नहीं लगवाने में बेनिफिट इस तरह से है कि जो और कुछ करना चाहिए उस जख्म को ठीक करने के लिए वो जरूर करें। क्योंकि जी। अगर ओके। रेबीज का वायरस था कुत्ते के अंदर, हमारे अंदर आया है, तो वो फेटल हो सकता है। हम्म। लेकिन वैक्सीन हमें बचा लेगी ये कोई गारंटी नहीं है। बल्कि रिसर्च पेपर भी है मेरे पास, उसका रेफरेंस भी है कि रेबीज वैक्सीन इज अनसेफ। रेबीज वैक्सीन कैन कॉज रेबीज। ये भी पूरे रिसर्च पेपर है मेरे पास, रेफरेंसेस हैं। अगर किसी को चाहिए हो तो मैं रेफरेंस दे सकता हूँ, आप खुद जाके रिसर्च कर लो, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन क्या करना चाहिए आज हम वो डिस्कस करेंगे, क्योंकि ऐसा भी नहीं कि हम उसको अनट्रीटेड छोड़ दें। हम्म। जो ट्रीटमेंट उसको चाहिए वो आराम से आप घर पे कर सकते हो, और उससे बिल्कुल ठीक भी हो सकते हो। और वैसे भी मैं आपको बता दूं, रेबीज का वायरस जो आइडेंटिफाई हुआ था, जिसके अगेंस्ट वैक्सीन बनी थी, वो था 1971। उसमें एक RABV वायरस आइडेंटिफाई हुआ था, उसके अगेंस्ट वैक्सीन बन गई थी। अब हम सबको पता है कि जो वायरस है वो अपनी शेप चेंज करता रहता है। अब 2023 तक 18 रेबीज के वायरस आइडेंटिफाई हो गए, 18 तरह के। अब वो जो बनी थी वैक्सीन, वो तो 1971 वाले वायरस के अगेंस्ट बनी थी। बाकी तो ओ। चेंज हो गए, अब उनके अगेंस्ट तो नहीं है, तो क्या वो खतरनाक नहीं है? तो या फिर 18 वैक्सीन लगाओ, और फिर आने वाले टाइम में क्या गारंटी है कि और नए वायरस नहीं आइडेंटिफाई हो जाएंगे, फिर उसकी भी बनाओ। तो फिर कितनी वैक्सीन बन जाएंगी इस तरह से?
तो ऐसे ही थोड़ा सा लॉजिकली सोच के चलें कि क्या सचमुच ऐसा होता है, क्वेश्चन करेंगे, साइंस समझेंगे। तो हम देखिए, तो कुत्ते काटने की बात है, कुत्ता नहीं काटा, लेकिन जो आजकल वैक्सीन चल रही है, बड़ी सारी वैक्सीन जिनकी शायद हमें जरूरत भी नहीं है, वो लगाए जा रहे हैं, उससे जो खतरनाक चीजें हो सकती हैं हमारी बॉडी में, उससे भी तो हमें बचाव करना पड़ेगा, नहीं तो हमें तो परेशानी हो जाएगी। जैसे आजकल वैक्सीन बहुत सारी चल रही है, कंपलसरी कर दी है। आप देखो, जब हम लोग छोटे थे तो हमारे ये 3 निशान होते थे, 3 वैक्सीन जी। लगी। आजकल कितनी लगती हैं? जो करंट अरे तो पेरेंट्स हैं, जो पूरा इतना छोटे लंबा थे, चार्ट है सर वो तो। कितनी 30 से होंगी 40 अप्रोक्सीमेटली, कितनी? 30 से 40 है करीब। 30 से 40, ओ माय गॉड। अमेरिका में 72 थी। अमेरिका में? जी, लेकिन जनवरी में डोनाल्ड ट्रंप ने मैक्सिमम वैक्सीन को बैन कर दिया कि बच्चों को ये वैक्सीन नहीं लगेगी, वहां सिर्फ 10 रह गई है। ओ, क्या 60 रीजन वैक्सीन था जो उसके है, पीछे? उसका कारण है कि ये प्रूव हो गया है साइंटिफिकली, जो बच्चों को वैक्सीनेशन करवाते हैं उससे ऑटिज्म और एडीएचडी बढ़ता जा रहा है। ओ, ऑटिज्म यानी आपने फिल्म देखी होगी सितारे जमीन पर, जिसमें ऑटिस्टिक बच्चे थे। या हम्म। एडीएचडी, अटेंशन हाइपर एक्टिविटी डिसऑर्डर, जो होता है जिसमें बच्चा चैन से नहीं बैठता, यूं हाथ मारता रहता है, चीजें उठा के फेंकता रहता है, बंदर की तरह शैतान हो जाता है, एडीएचडी बोलते हैं। पहले ये हजारों में एक होता था, हमारे टाइम में तो हमने कभी सुना भी नहीं था। आप याद करो, स्कूल में कहाँ देखते थे। आजकल यूएस में 10 में से 1 बच्चा इन ओ दोनों में से कोई माय एक गॉड। प्रॉब्लम लेके चल रहा है, और इंडिया में 35 में से 1 बच्चा एडीएचडी या फिर ऑटिस्टिक चाइल्ड हो गया है। आप देखो उनकी लाइफ कितनी खराब है, और ये लिंक हो गई है कि जितनी वैक्सीनेशन करवा रहे हैं बच्चों को, ये उसी की वजह से ये चीजें होती जा रही है, जिसकी ओ, वजह से हमारे बच्चों की लाइफ क्या होती जा रही है। अब ये नई वैक्सीन आ गई है, एचपीवी, आपने सुना हाँ होगा, मैं बच्चों पूछने के लगा था शरीरों में इसके आ बारे गई है में भी। कि 9 से 14 साल की लड़कियों को लगाओ, सर्विक्स कैंसर से बचाव हो जाएगा। अब आपको रियलिटी में बताऊं तो इसमें वो खतरनाक चीजें हैं जो रिसर्च ने प्रूव किया है कि आने वाले टाइम में करीब 27 to 44% यही लड़कियां इनफर्टाइल हो जाएंगी, ओ, बच्चा नहीं पैदा कर पाएंगी। आप सोचो, आपकी बेटी है, कितना प्यार करते हो, किसी कोई भी पर्सन है, उसकी बेटी है, कितना प्यार करते हैं, कहते हैं ना, ये तो पापा की परी है, हम्म। हमारी परी है। अब हम अपनी परी को वो पॉइजनस वाली चीजें लगा दें, सिर्फ इसलिए कि प्रोपेगेट किया जा रहा है, उसके बारे में जाने तो सही कि वो सच है या नहीं है। तो इसके ऊपर काफी ऑर्गेनाइजेशन ने शोर भी मचाया है कि इसको आप कंपलसरी क्यों कर रहे हो, लेकिन स्कूलों में आजकल हो जाता है ना, जैसे बहुत पहले हेपेटाइटिस बी का एक चला था, वैक्सीन लगाओ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाओ, हेपेटाइटिस बी की वैक्सीन लगाओ, और बच्चों से पैसे मंगवाए थे, पेरेंट्स से पैसे मंगवाए थे, कंसेंट फॉर्म साइन कराया था कि हमारे बच्चों को ये लगा दो। वो अब कहाँ गया? क्या हेपेटाइटिस बी खत्म होगी उसी वैक्सीन से खत्म होगी? ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन वो एक शुरू हो जाता है कि सब उसमें पैसा भी कमाते हैं, क्योंकि उसमें मुझे बताया था किसी कंपनी वाले पर्सन ने, मैंने कहा था 8 रुपए का ये इंजेक्शन कॉस्ट करते हो, तुम 300 रुपए ले रहे हो। तो कहता है जी, उसमें देखो प्रिंसिपल को भी पैसे देने पड़ते हैं, डॉक्टर को भी पैसे देने पड़ते हैं, पर बच्चे के हिसाब से, तो हमें तो प्रॉफिट भी निकालना है। तो ऐसे ही अब स्कूलों में आ रहा है कि ये लगानी है, और अब तो पता लगा कि हाँ, 3-4 हजार की वैक्सीन होती थी, अब 11 हजार रुपए की होने लगी, इतनी कॉस्ट। एडवांस वर्जन आ गया जी। एडवांस वर्जन आ गया जी, तो समझो वो एडवांस उतना ही खतरनाक है जितना वो एडवांस है। तो क्वेश्चन करें, हम पूछें, और आप देखो, एनीवे रेबीज की बात हम बाद में करेंगे और जब डिटेल में करेंगे, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे कंटेंट्स हैं, तो वो हम्म। सीक्वेंस में बोलेंगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। तो कमिंग बैक टू रेबीज ओनली, कि अगर हमें मौका मिलता है कि भगवान ना करे कभी कुत्ते ने काट ले, जो कि बड़ा कॉमन है, तो उस समय हमें घबराना नहीं है। जी, तो क्या करना है ये अभी आप बताएंगे या एंड में बताओगे? एंड में मैं बताऊंगा, ठीक है। बिकॉज लाइव एग्जाम्पल है हमारे यहाँ, आई थिंक सौरभ है, अभी सौरभ बधवा, थोड़े दिन पहले जब हमारी काउंसलिंग हो रही थी तो बोला कि सौरभ को कुत्ते ने काट लिया है, तो उनको भी यही था कि इंजेक्शन लगवाए। हम्म। सबके मन में यही आता है, क्योंकि सुना यही हुआ है ना। अब फिर मैंने उनको मना किया, मैं कहा नहीं लगवाने की जरूरत, कुछ जगह जरूरत नहीं है, जो मैंने बताया तुम वो कर लो, दैट्स ऑल, ओ। कोई ऐसी बात नहीं है। और वो देखो कितने दिन हो गए, कुछ नहीं हुआ। बहुत साल पहले मेरी सिस्टर इन लॉ को कुत्ते ने काट लिया था, बहुत साल पहले, तब तो ये नॉलेज भी नहीं थी, मैं चलो मेडिकल फील्ड में था। तो वो था कि ये लगवाओ ये लगवाओ, तो मुझे बताया अब ये लगवाएं, तो तब थोड़ा थोड़ा ये समझ आ गई थी कि वैक्सीन क्या होती है। तो मैंने कहा यार, क्या जरूरत है लगाने की, अगर रेबीज आ गई है तो उसका ट्रीटमेंट करो ना, इससे लगाने से क्या बेनिफिट होगा। तो उसका ही कुछ ट्रीटमेंट किया था, वो आज मतलब 20 साल 25 साल हो गए होंगे, कोई दिक्कत नहीं। यार ये तो तो खैर इसलिए ऐसे। आपके ट्रस्ट की बात है। हमने कोरोना टाइम में
बिना एक टैबलेट के खुद भी हम ठीक रहे, और जितने भी हमारे जानने वाले थे उनको उनको भी बिना एक कोई भी डोलो की टैबलेट कुछ देने की जरूरत नहीं पड़ी है। और हमारी कम्युनिटी में कितने लोग हैं जो आपकी नॉलेज के कारण आज एक हेल्दी लाइफ जी रहे हैं और हॉस्पिटल जाने से बच गए, बिकॉज बहुत सारे लोग तो हॉस्पिटल जाके बेचारे वापस ही नहीं आ पाए। और आपसे डिस्कस करने से पता लगा कि दे कुड नॉट सर्वाइव बिकॉज ऑफ ओवरडोज ऑफ केमिकल्स विच वर इंजेक्टेड इनटू देम, बिकॉज दे वर ऑल एक्सपेरिमेंटल ड्रग्स। एग्जैक्टली exactly. आज वो सब विड्रॉ कर ली गई है, सब विड्रॉ कर ली गई है, बिकॉज डेथ्स इतनी ज्यादा हो गई है कि उन्होंने उसको हटा दिया। तो अब एचपीवी पे आते हैं सर। ये जो क्या चीज़ प्रमोट की जा रही है और क्या इसके पीछे नुकसान, जैसे आपने बताया कि लड़की इनफर्टाइल हो जाएगी, तो फिर तो ये आईवीएफ सेंटर एडवांस में खुले में उनके लिए कस्टमर्स इकट्ठे हो रहे हैं तो फिर। जी बिल्कुल बिल्कुल हो रहे हैं, बिल्कुल हो रहे हैं। और बचपन से जो वैक्सीनेशन इतनी ज्यादा हो गई है वो क्यों, क्योंकि इससे इतनी सारी अब ऑटिस्टिक चाइल्ड इतने हो गए हैं, तो ये भी तो एक मार्केट खड़ी हो गई। हाँ। कितने लाख करोड़ की इंडस्ट्री है सिर्फ इंडिया इंडिया में ऑटिस्टिक चिल्ड्रन की, और वो ठीक भी नहीं होते हैं जो जिस तरह से वो कोशिश करते हैं। लेकिन आज मेथड अवेलेबल है, अगर कोई जानता है किसी ऑटिस्टिक चाइल्ड को, एडीएचडी को, सिंपल प्रोटोकॉल से बड़े आराम से ये बच्चे ठीक हो सकते हैं। लेकिन वो चीज बताई नहीं जा रही। बट अगर किसी का ऐसा है तो आई कैन हेल्प उन पेरेंट्स को, अगर किसी बच्चे को ऐसा है तो आई कैन हेल्प, मैं उनको कनेक्ट करवा सकता हूँ, जिसमें विद इन डेज में बच्चों का फर्क पड़ता है। मैंने तो देखा पेरेंट्स रोते हुए आते हैं कि क्या हमारे बच्चे की हालत थी, वो बोल भी नहीं पाता था, और वहीं पर खड़े होके बच्चे ने स्टेज पे खड़े होके पूरी कविता सुना दी, जो वाह। बोल नहीं पाता था, और वो कहते थे ये सिर्फ 25 दिन के में ही इतना रिजल्ट आ गया है। ओ माय गॉड। इतना सिंपल इफेक्टिव वेज है, लेकिन हमें पता नहीं होते हैं, तो हम उसी पे चलते। तो वैक्सीनेशन के तो बैड इफेक्ट्स हैं, तो इसलिए कोई भी वैक्सीन लगवाने से पहले हम अपने आप को सोचें, थोड़ा आर एन डी करें, या हम क्वेश्चन पूछे डॉक्टर से, चाहे डॉक्टर नाराज हो जाए। लेकिन हमारे बच्चों यानी हमारी बेटी, अगर एचपीवी की बात करें तो हमारी बेटी हमारी परी का सवाल है भाई, तो हम क्यों ना उनसे क्वेश्चन पूछे कि भाई इसका कुछ कुछ साइंटिफिक लिटरेचर तो दिखाओ। और कुछ लिटरेचर है अभी मेरे पास, रेफरेंस है जिसमें लिखा है कि इससे इनफर्टाइल जो है लेडीज, ये जो है लड़कियां हो जाती हैं इससे, तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। अगर मैं कहता हूँ 27% भी होती हैं, तो क्या गारंटी है कि हमारी बच्ची उस 27% में नहीं होगी? हम्म। तो वी हैव टू बी वेरी केयरफुल। तो अब जैसे मुझे अभी आपसे बात करते हुए ध्यान आ रहा है कि कोरोना में जो वैक्सीनेशन की लहर उठी थी, थैंक गॉड कि हम आपके साथ कनेक्टेड थे और आपने हमें समझाया और हमने वैक्सीनेशन किसी ने नहीं लगवाई। नॉट माय फादर, नीदर माय फादर, नॉट माय मदर, किसी ने भी नहीं। और सब लोग हमें ऐसे देखते थे कि जैसे हम वो जॉम्बी नहीं होते, जॉम्बी कि जैसे हमने वैक्सीनेशन लिया तो हम उनको वायरस दे देंगे, कोरोना फैला देंगे हम। ये परसेप्शन फैलाया गया था। तो मुझे अभी भी ध्यान आ रहा है, आपने भी देखा होगा कि वो मॉल में एंट्री के लिए पहले आपको वैक्सीनेशन सर्टिफिकेट दिखाना है, जॉब ज्वाइन करनी है। मेरे बेटे ने उस समय जॉब ज्वाइन की थी डिलॉयट के अंदर, तो वो कह रहे थे बिना वैक्सीनेशन के आप ऑफिस नहीं ज्वाइन कर सकते, बताओ। लेकिन थैंक गॉड हमने कहा जी हम नहीं जाएंगे मॉल, वो मंजूर है, हम नहीं ट्रैवल करेंगे बाय एयर, वो मंजूर है, लेकिन वैक्सीनेशन नहीं लगवाएंगे। वो सिर्फ और सिर्फ क्रेडिट गोज टू यू सर, आपने दिमाग में लॉजिक दे दे के इतना क्लियर कर दिया। जैसे आज आपने बताया, इट वाज एक्चुअली, मैं मेरे हिसाब से मैं काफ़ी कुछ जानता हूँ आपसे, लेकिन आज तो आपने मेरा सोचने का नज़रिया बदल दिया। इतने सिंपल एग्जांपल से आपने एक्सप्लेन कर दिया वो लोहे वाला, कि अगर लोहे ने काटा, लग गया चोट, तो उससे अगर है उस पर वायरस तो वो पहले चला गया, तो वो ऑटोमेटिकली वैक्सीन का काम करेगा वो तो। फिर ऊपर से मुझे एक्स्ट्रा लोड लेने की क्या जरूरत है? बस एक यही मेटाफोर ने खिड़कियां खोल दी मेरी तो, एटलीस्ट आई डोंट नो अबाउट अदर्स। तो अब किया क्या जाए सर इस प्रॉब्लम? बच्चे हैं, जैसे नए बच्चे हम पैदा हो रहे हैं आजकल, तो उनको तो हॉस्पिटल से निकलने से पहले ही डिस्चार्ज के साथ पूरा चार्ट दे दिया जाता है, ये वैक्सीनेशन लगवानी है। तो क्या वो नहीं लगवानी चाहिए? देखिए इस समय इंडिया की बात करें तो बहुत सारे ऐसे डॉक्टर हैं जिन्होंने अपने बच्चे को एक भी वैक्सीन नहीं लगवाई। मैं ऐसे लोगों से मिल चुका हूँ। डॉक्टर ने बोले अपने जी, बच्चे को? हाँ बोले जी अभी 28 साल का लड़का है, एक भी वैक्सीन नहीं लगाई, आप देख लो इसकी हेल्थ में अगर कोई खराबी हो तो। हेल एंड हार्टी फर्स्ट क्लास बॉडी बनी हुई है। बहुत सारे हैं, लेकिन क्या है कि रेजिस्टेंस बहुत फेस करनी पड़ती है। आप देखो जब भी एक ट्रेडिशन बना हुआ है उसके अगेंस्ट चलने की कोशिश करेंगे तो आपको रेजिस्टेंस बहुत फेस करनी पड़ेगी। आप गैलीलियो का टाइम याद करो, जिसने कहा था
कि सूरज चक्कर काटता है धरती के, तो उसको कितने साल तक जेल में डाल दिया था कि ये तो विच क्राफ्ट कर रहा है, तो ये कर रहा है, तो अगेंस्ट जा हम्म। रहा है, तो ये कर रहा है। उससे ज्यादा स्ट्रांग लॉबीज आज की डेट में है। तो वो थोड़ा सा रेजिस्टेंस तो फेस करना पड़ेगा, लेकिन अगर हम अपने बच्चों की प्रोटेक्शन चाहते हैं, उनका बेटर फ्यूचर चाहते हैं, बेटर हेल्थ चाहते हैं, तो वी शुड बी रेडी कि ऐसा कर सकते हैं। अब मैं आपको और बताऊं कि जैसे जिन्होंने डॉग्स पाले हुए हैं, तो कंपलसरी क्या है कि उन कुत्तों को भी वैक्सीन लगनी चाहिए, हम्म। लगनी चाहिए। अब रिसर्च क्या कहती है कि उस वैक्सीन से कुत्तों के अंदर रेबीज आ जाती है, वैसे नहीं थी, लेकिन जब इंजेक्शन लगाया तो उसमें रेबीज आ गई। अब वो पहले से ज्यादा खतरनाक हुआ कि नहीं हुआ। इसीलिए यूएस में लॉ में एग्जेम्पशन दे दिया है कि अगर कोई डॉग ओनर कहता है कि मैं अपने डॉग को वैक्सीन नहीं लगवाऊंगा, तो वो अलाउड है। अब वो क्यों अलाउ कर दिया, अगर इतना ही जरूरी था तो इस तरह से जो आवाज उठाता है, जो थोड़ा फेस कर सकता है, तो वो इसको करेगा तो बेटर है। बाकी हर एक का इंडिविजुअल डिसीजन है, लेकिन रियलिटी को समझो कि इनसे कोई प्रोटेक्शन नहीं होती है। आप अननेसेसरी वायरस उसके अंदर डाल रहे हो। इसके बजाय अपने बच्चे की इम्यूनिटी पे काम करो, उसकी हम्म। इम्यूनिटी इतनी स्ट्रांग हो कि कोई भी वायरस है तो बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज बनाए और वो प्रोटेक्टेड हो जाए। और एक बार बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली, तो बॉडी के अंदर उसके अंदर मेमोरी रहती है, ताकि हम्म। दोबारा कभी होगा तो वो उसके अगेंस्ट बना लेगा। फिर वायरस तो नए नए आते जा रहे हैं। जैसे मैंने बताया, रेबीज के 18 वायरस आइडेंटिफाई हो गए हैं। अब वैक्सीन तो एक के अगेंस्ट है ना। जैसे कोविड में भी हुआ था, एक वैक्सीन आ गई थी, बोले जब नया वेरिएंट आ गया अब इसमें दूसरा करो। वो गोलमोल बात करके कर दी, नहीं जी ये भी कुछ तो इफेक्टिव है, करो। और फिर कहते थे वैक्सीन लगने का मतलब ये नहीं है कि आपकी डेथ नहीं हो सकती या आपको कोविड नहीं हो सकता, ये मतलब नहीं है। बट चांसेस ऑफ सर्वाइवल आर बेटर। वो भी हमने देख लिया कि ऐसा कुछ नहीं था। के अग्रवाल डॉक्टर तो इतना हाँ, फेमस मैं है उन्हीं का कि एग्जांपल देने लगा था आपको। वैक्सीन लगवा कर भी उसकी डेथ हो गई। तो वो प्रिवेंट तो कर ही नहीं रही ना डेथ प्रिवेंट कर रही है ना बीमारी प्रिवेंट कर रही है। तो फिर उसको लगवाने का फायदा क्या, बेटर है कि अपनी इम्यूनिटी पे काम करो, नॉलेज लो, उस नॉलेज को अप्लाई करो और अपनी इम्यूनिटी पे काम करो, जिससे हमें कल को कोई भी वायरस आए, कितनी तरह के और वायरस चेंज होके आएंगे, म्यूटेट होके आएंगे, अगर हमारी इम्यूनिटी इंटैक्ट है तो हम अपने आप को किसी भी उससे बचा सकते हैं। और फिर अगर हो जाता है तो उसका मेथड सोच लो ना, कि उसका क्या तरीका है, कैसे बच सकते हैं। अगर इन्फेक्टेड हो भी गए, टेटनस मान लो हो गया, वायरस चला गया, तो उसमें क्या करना चाहिए वो सीख लो। कि हम्म। अगर ये हो गया है, अब ये मत इंतजार करो कि टेटनस था या नहीं था। आप देखो लोहा लगा है, तो जो करना चाहिए टेटेनी वायरस के होते हुए वो अभी कर लो। नहीं भी होगा तो हम कोई वायरस तो नहीं डाल रहे ना, उसमें प्रोटेक्शन ही ले रहे हैं। रेबीज हम्म। कुत्ते में थी या नहीं थी। आप जो प्रोटोकॉल है, मैं भी बताऊंगा, प्रोटोकॉल है 7 डेज का प्रोटोकॉल है। अगर रेबीज हो भी गई, रेबीज वाला वायरस चला भी गया, तो भी आराम से उससे निजात पा सकते हैं। तो प्रोटोकॉल पहले ही करना शुरू कर दो, है या नहीं है उसको छोड़ो। वैक्सीन तो नहीं डलवा रहे ना। वैक्सीन डलवाने का मतलब है नहीं था, हमने फिर भी डाल लिया, तो फिर लोड तो बढ़ गया ना हमारी बॉडी। तो सर अब यहाँ पे दो क्वेश्चन आ रहे हैं। एक तो जिन लोगों को नॉलेज नहीं थी, जो आपके संपर्क में नहीं आए और इनको ये नॉलेज नहीं मिली, और अगर उन्होंने वैक्सीनेशन लगवा लिया है हाँ हाँ। तो वो क्या कर सकते हैं? पहला जी क्वेश्चन ये आता सर। और जी जी। दूसरा, जिनको नॉलेज मिल गई और हम नहीं लगवाना चाहते और बाई चांस कुत्ते ने काट लिया या कोई बच्चा बड़ा हो रहा है, उसको कोई इन्फेक्शन हो रहा है, तो वो जी प्रिवेंशन के लिए और क्या कर सकते हैं? जैसे सौरभ का एग्जांपल आपने लिया, उसको काट लिया कुत्ते ने। हाँ जी हाँ तो जी। ये दो के बारे में आप क्या ज्ञान देंगे, थोड़ा सा हमें बताएं। देखिए, हमें डराया बहुत जाता है, बिजनेस ऑफ फियर है। आप सबको पता है कि जितना डराएंगे, डराने के बाद तो जितना मर्जी हमारे अंदर से निकाल लो, पैसा निकाल लो, हमारी अटेंशन निकाल लो, तो वो हो ही जाता है। एक तो है कि हमें कोई डरने की जरूरत नहीं है। ओके। नॉलेज होगी तो हमें डर नहीं लगेगा। डर तभी लगता है जब नॉलेज नहीं होती, एज सिंपल एज दैट। जब बिजली कड़कती थी, हमें नॉलेज नहीं थी, तो उससे भी डर लगता था। आज वो चमकती रहती है लेकिन हमें डर नहीं लगता, बिकॉज नाउ वी हैव द नॉलेज। तो एक तो नॉलेज लें हम, कि हमें क्या करना है, हमें पता हो तो उसको इम्प्लीमेंट करना शुरू करें। ठीक है ना। उसमें क्या करना होता है, प्रोटोकॉल जो है, 7 7 डेज का प्रोटोकॉल है। अगर अगर रेबीज वाले कुत्ते ने काट लिया है, अगर काट लिया है तो 7 डेज का प्रोटोकॉल है। मैं बता देता हूँ, आप चाहें तो लिख लें, अदरवाइज रिकॉर्डिंग अवेलेबल होगी, आप उसमें कर लें। ये बहुत जरूरी है हमें ये जानना कि हमें क्या करना चाहिए। अभी रेबीज की बात करते हैं, और फिर उसके बाद हम एचपीवी जिसके लिए लगवाई जा रही है, सर्विक्स कैंसर से बचाएगा। ऐसा कुछ हमें फ्यूचर में पता है कि फ्यूचर में कैंसर होगा ही होगा उसको। हम हाँ, पहले से बताओ। उसको कैंसर लेके चल रहे हैं। और फिर अगर हम एनएलपी लैंग्वेज देखें तो माइंड में अभी से बैठा लिया कि सर्विक्स कैंसर ना हो जाए,
लगा दो, ये ना हो जाए, तो ना हो जाए तो फिर यही होगा कि वो हो ही जाएगा। तो इसलिए मतलब बहुत सारी चीजों की नॉलेज हमारे जो इस प्लेटफॉर्म पे मिलती है ना, चाहे वो हेल्थ की है और चाहे वो एनएलपी की है या वो डीएसपी की है, अगर वो लोग रेगुलर अटेंड करें तो माइंड कितना क्लैरिटी से भर जाता है कि हाँ मुझे ऐसा कुछ होने वाला नहीं, तो सोचता भी नहीं है उसके बारे में। तो एनीवे अगर अगर रेबीज वाले डॉग ने काट लिया है, आप ये सोचो रेबीज वाला है या नहीं है, बात की बात है। ठीक है ना, अगर होगा तो भी ठीक हो जाएगा, नहीं होगा तो फिर तो डरने की कोई बात ही नहीं है। तो 7 डेज का प्रोटोकॉल क्या है कि सबसे पहले इमीडिएटली जितना हो सके साबुन वाले पानी से अच्छी तरह उस जख्म को धो दो। जख्म हो जाता है जब वो काटता है, ब्लड भी आ जाता है, उसको अच्छी तरह से इमीडिएटली तो धो दो। ठीक है, ये पहली चीज होगी। दूसरा, आपने नीम का डिकॉक्शन बनाना है। नीम के पत्तों का डिकॉक्शन बनाना है। डिकॉक्शन यानी कि 30 से 40 ग्राम पत्ते लिए, आपने पानी में डाला, 30 से 40 डिग्री तक उसको बॉईल किया। बॉईल करने के बाद इतना बॉईल किया कि 2 लीटर पानी लिया था तो वो 500 ml रह गया। वन इतनी फोर्थ देर आप, जी हाँ, ताकि वो पूरा कंसंट्रेट बन जाए। ठीक है अब सर। वो जो पानी होगा उससे आपने 7 दिन तक उस जख्म को धोना है। ओ। 7 दिन उसको धोना है। ये मैं तब कितनी बार बता रहा दिन हूँ में, दिन में कितनी बार सर? दिन में आप एक बार, अच्छा, एक बार वंस अ डे। दोनों काफी है। जी जी, आंसर सुबह ठीक नहाने है। के बाद अपना धो लिया पर्सन ने। हाँ हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, अच्छी तरह से धो लिया, 7 दिन तक आप उसको धोते रहो। ये मैं तब बता रहा हूँ जब आप मान के चलो कि रेबीज आ ही गया है, हाँ। वायरस नहीं आया तो फिर तो कोई बात ही नहीं। हम्म। तो उसको आपने नीम के डिकॉक्शन से 7 दिन तक आपने धोना है। फिर उस आपने एक काम और करना है कि अगर खून भी आया है, ब्लड भी आया है, तो 20 से 30 ग्राम पत्तों को धो के उसका पेस्ट बना लो, मिक्सी में ग्राइंड करके उसका नीम पेस्ट बना नीम के लो। पत्ते, नीम के पत्ते। नीम के पत्तों का ठीक है बीस से सर। तीस पत्तों का लेप बना लो। वो लेप उस जख्म पे लगाओ 7 दिन तक। क्योंकि नीम एक ऐसी चीज है जो आपकी बॉडी से हर तरह के वायरस बैक्टीरिया सबसे लड़ने की ताकत रखती है। क्योंकि नीम के बारे में क्या कहा जाता है कि भोपाल गैस ट्रेजेडी जब हुई थी, सारी वेजिटेशन खत्म हो गई थी उस गैस की वजह से, नीम के पेड़ को कुछ नहीं हुआ था। ओ। तभी अंग्रेज इसको बोलते हैं द विलेज फार्मेसी, कि पूरी फार्मेसी है नीम के अंदर। ये जो वो आते हैं ना, लोकस्ट आते हैं, लोकस्ट टिड्डियां जो खा हम्म। जाती है लकड़ी सारी, हम्म। सारे पेड़ों को खा जाएंगी, नीम के पेड़ की तरफ आएंगी ही नहीं। तो नीम इज सो गुड। इसलिए नीम को यहाँ प्रमोट किया जाता है कि नीम, और नीम हर जगह अवेलेबल है। इंडिया जैसे कंट्री में नीम फ्रीली अवेलेबल है। मैं मेलबर्न जाता हूँ, वहां नीम का पेड़ नजर ही नहीं आता। सो वी आर फॉर्चुनेट कि यहाँ इतने फॉर्चूनेट। नीम के पेड़ है। तो फ्री की दवाई है। आपने पत्ते तोड़े, उसका लेप बनाया, वो अपना 7 दिन तक लगाते रहे, कौन सा खर्चा हो गया इसमें, या कौन सी कोई बहुत बड़ी मेहनत हो गई। तो लेप वैक्सीन लगाने का उसके ऊपर पट्टी बांध लें सर, प्रोटेक्ट करने के लिए। बांध ले कॉटन या लगा नहीं के। बांध, कोई फर्क नहीं पड़ता, वो लेप अच्छा। ने absorb हो जाने, नीम ने वो अपना काम कर जाएगा। हम्म। तो ये अगर कर लेंगे फाइन पेस्ट बना के, इसके अलावा 7 दिन तक हीट ट्रीटमेंट देना है कि वायरस जो अंदर चला गया है। देखिए हम बार बार कहते हैं आपको जुकाम हुआ है, बुखार हुआ है, या कोविड हुआ है, या कोई भी फ्लू हुआ है, हम आपको कहते हैं कि गर्म पानी में अपने आप को रखना है, टेम्परेचर बढ़ाना है, कि बढ़े हुए टेम्परेचर पे वायरस जिंदा नहीं रह सकता। तो ये भी वायरस ही है, रेबीज भी वायरस ही है। तो हम्म। 40 डिग्री या 42 डिग्री टेम्परेचर पे, रादर इसमें अगर रेबीज होगी तो थोड़ा सा और एक्स्ट्रा 42 to 48 डिग्री टेम्परेचर पे उस जगह को आपने रखना है, या पूरी बॉडी को भी आप रख सकते हो अगर आपके बाथ टब है तो। उसमें 10 से 10 मिनट भी अगर उसमें रह लेंगे तो वो जो वायरस है वो किल मरना शुरू हो जाएगा, क्योंकि इतने बड़े वो टेम्परेचर पे वायरस सरवाइव नहीं कर सकता। तो सर ये आपने, एक एक क्वेश्चन आ रहा है, सॉरी फॉर द इंटरप्शन। आप कह रहे हैं कि वो पैर, अब ज्यादातर कुत्ता पैर पे ही काटता है, तो जी जख्म जी वाला पार्ट भी हम पानी में रख सकते हैं? जी जी बिल्कुल, जब पानी से धो रहे हैं इमीडिएट ओके। पानी में रखने में अच्छा। कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है। तो आप लोगों की 3 days to 7 days डिपेंडिंग अपॉन द वुंड कितना गहरा है, ये हीट ट्रीटमेंट कर लें 42 to 48 डिग्री टेम्परेचर पानी पे, उसको रखें और उसको पड़ा रहने दें, कोई दिक्कत नहीं है। और वो वायरस जो है वो इतने ज्यादा टेम्परेचर पे मर जाता है, वो बचता नहीं है। राइट। ओके। तो ये ट्रीटमेंट आप और साथ में कर देंगे तो उसके बाद और भी अगर किसी को लगता है कि मुझे और प्रोटेक्शन चाहिए, तो वो सजेस्टेड है कि 3 दिन तक वाटर फास्टिंग कर लें। वाटर फास्टिंग, फास्टिंग हम हमेशा प्रमोट करते हैं कि हम्म। फास्टिंग करनी चाहिए, उससे बहुत बेनिफिट होता है। 3 दिन तक वाटर फास्टिंग कर लें, 4 से 7 दिन तक फ्रूट एंड वेजिटेबल की फास्टिंग कर लें। एक हफ्ता अगर ये कर लेंगे तो वायरस के बचने का कोई चांस ही नहीं रहेगा।
और अगर इतना नहीं भी करना चाहते तो सिंपली उसी समय धो दो और नीम के पानी का डिकॉक्शन लगा दो और नीम के पत्तों का लेप लगा लो। इतना भी कर लेंगे तो काफी हद तक प्रोटेक्शन हो जाएगी। अगर बाकी के भी काम भी कर लेंगे तो फिर फुल प्रूफ हो जाएगा कि हमें रेबीज के वायरस का डर नहीं है। और एक जो मिथ है कि रेबीज तो जिंदगी में कभी भी हो सकती है, 5 साल बाद, 10 साल बाद, जिंदगी में कभी ना कभी होती है, ये साइंटिफिकली ये बिल्कुल बोला गया कि ऐसा कुछ भी नहीं है। कोई उसमें प्रूफ नहीं है कि लेटेंट इन्फेक्शन होता है, बाद में होता है। जो होना होता है वो एक हफ्ते में हो जाता है, ओ। 1 वीक में। अगर एक हफ्ता निकल गया उसके बाद समझो कुछ कर तो वायरस वैसे ही खत्म हो गया। एक हफ्ते तक अगर कुछ नहीं हुआ तो वायरस फिर खत्म हो गया। बॉडी ने एंटीबॉडीज बना ली, उन्होंने कंट्रोल कर लिया, एंड दैट इज। तो ये चीजें अगर माइंड में रखेंगे तो डॉग बाइट हो, स्नेक बाइट हो, बिकॉज रेबीज सिर्फ कुत्तों में नहीं होता, वो किसी भी जानवर में हो जाता है। किसी भी जानवर में होता है। अमेजन में आपको पता है, पुराने जमाने के लोग रहते हैं अमेजन जंगलों में, वो ट्राइब्स रहती हैं। हम्म। वहां पर ना कुत्ते तो नहीं, चमगादड़ बहुत होते हैं, बैट्स। हम्म। उन बैट के अंदर भी वायरस होता है। और देखा गया है कि वहां पर जितने भी रहने वाले हैं उनको उनकी लाइफ टाइम में 2 से 3 बार बैट ने काटा ही होता है ओ। उनकी लाइफ टाइम में, क्योंकि वो जंगल में रहते हैं। तो वो तो कोई नहीं मरा, वो तो कोई नहीं मरा। रेबीज तो बैट में भी है, रेबीज किसी भी जानवर में हो सकती है, मंकी में भी हो सकती है। तो वो तो कोई नहीं मरा ना, उनके पास कोई वैक्सीनेशन है। वो नेचुरल सराउंडिंग में रहते हैं, वही खाते पीते हैं और बॉडी उनकी एंटीबॉडीज बनाती है एंड दे आर हेल्दी। तो इसलिए कहीं भी कोई भी जानवर के काटने का कुछ हो, स्नेक बाइट हो, तब भी यही काम करना है, तब भी ये निकल जाएगा। ओ। अल्टीमेटली वायरस ने नुकसान देना, वायरस को निकालने का प्रोसीजर हम कर रहे हैं, वी आर सेफ। तो आप जैसे नीम की बात कर रहे थे, तो आपने जैसे हमें बताया, तो मैं खुद जैसे नीम के पत्तों का पाउडर बना के यूज करता हूँ रोज सुबह। तो वो जी भी जी। ऐड कर सकते हैं फिर, इसका मतलब हम जो हाँ बिल्कुल कर अंदर सकते पिए हैं। अगर, और अंदर से इम्पैक्ट आएगा उसका तो और भी अच्छा रहेगा। गुड। बिल्कुल कर सकते हैं। नीम के पत्ते हुआ तो मतलब रोज हर एक को वैसे भी ले लेना चाहिए। और हम्म। इस कंडीशन में डेफिनेटली जितना हम ये लेंगे तो हमें आपने प्रोटेक्शन बताया भी मिलेगी। था कि जिन लोगों ने कोरोना की वैक्सीनेशन ले लिया वो कुछ नहीं कर सकते, तो नीम के पत्ते उनके लिए बहुत ज्यादा प्रिवेंटिव हेल्प कर सकते हैं। एग्जैक्टली, नीम के पत्ते प्रिवेंटिव है, प्लस जो हम डाइट बताते हैं अगर डाइट जो है आपकी, उसको हाँ। लेके चलेंगे तो उस कोविड वैक्सीन के जो साइड दुष्प्रभाव इफेक्ट जिसको बोलते हैं, बैड इफेक्ट्स, उनसे भी बहुत हद तक बचत हो जाती है, बच जाती है बच उससे। जाता है। इम्यूनिटी और बेटर। तो अब एचपीवी के लिए जी क्या करें? दो क्वेश्चन है। एक तो ये तो समझ में आ गया कि नहीं लगवाना चाहिए। जी। ठीक है सर, ये तो एक मार्केटिंग गिमिक है जिसको हम, जैसे रोज खाओ मंडे, संडे हो या मंडे वाला आपका एग्जांपल याद आता है मुझे, मार्केटिंग कर करके दिमाग में इतना डाल दिया जाता है। जी अब लग गया तो? देखिए, लग गया तो अभी इसके बारे में कुछ कहा नहीं जाता कि क्या करें, क्योंकि रिसर्च चल रही है कि जिन्होंने लगा ही लिया है कि वो अब प्रोटेक्शन के लिए क्या करें। जैसे कोविड की वैक्सीन का बता दिया कि क्या करें, या किसी और के लिए बता दिया, तो अभी तक इसमें कोई वो नहीं आया, रिसर्च चल रही है। बट आई वुड सजेस्ट कि नीम को तो रेगुलरली यूज करना शुरू कर दे, उन बच्चों को देना शुरू कर दे जिनको वैक्सीन लगवा दी है। ये बहुत जरूरी है, नीम रेगुलर देना शुरू कर दे। प्लस डाइट पे फोकस करें कि डाइट वो दें जिससे उनकी इम्यूनिटी बेटर होती है। स्ट्रांग होती रहे। मेन चीज है कि हमने उनकी इम्यूनिटी पर काम करना है। इम्यूनिटी शुड बी, वेरी स्ट्रांग। क्या कहते हैं कि स्ट्रेंथ। इम्यूनिटी को हम्म। स्ट्रेंथन कर लिया तो फिर काफी हद तक बचाव हो जाता है। अदरवाइज नहीं लगवाना तो ऑलवेज बेटर ऑप्शन है। अब लग गई है तो क्या कर सकते हैं, वापस तो आ नहीं सकती है। हम्म। उसमें यही है कि हम अपनी प्रोटेक्शन बढ़ा लें, अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लें। नीम बहुत हेल्प करती है, प्लस हमारी डाइट बहुत हेल्प करती है। कुछ और प्रोटोकॉल जो हम अपने डे टू डे काउंसलिंग में बताते हैं, वो किसी का होगा तो हम फिर उनको भी बता सकते हैं कि क्या क्या करें। तो वो कर लेंगे तो फिर यह है कि काफी हद तक बचाव हो जाएगा। और फिर नई रिसर्च जब आएगी कि जिनको एचपीवी वैक्सीन लग गई है वो बचने के लिए क्या करें, जब वो आएगी तो फिर वो आपसे हम नॉलेज शेयर कर देंगे। तो अभी मतलब फॉर द टाइम बिंग जो हमने कोरोना की वैक्सीन के लिए जो प्रोटोकॉल सजेस्ट किया है, आप जैसे गाइड करते हो 1-to-1 काउंसलिंग में, तो वो प्रोटोकॉल भी अगर वो फॉलो करे तो, बिकॉज जैसे आप बता रहे हैं वायरस तो वायरस ही है, जी जी तो जी। उससे हमारी इम्यूनिटी बढ़ जाएगी, तो वो काफ़ी हद तक उसके साइड इफेक्ट्स हम प्रिवेंट कर सकते हैं। जिस वायरस के लिए इन्होंने वैक्सीन बनाई है, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस बोलते हैं, तो आज का वायरस थोड़ी है, वो तो कब का है। तो हम्म। कब का है तो क्या सर्विक्स कैंसर हो रहे थे। अब इंडिया में देखा जाए तो सर्विक्स कैंसर है ही कितने, आपको सुनाई भी नहीं देते हो। हम्म। इंडिया में सर्विक्स कैंसर बहुत कम है। लेकिन फियर वैक्सीन फियर 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 वैक्सीन को फियर प्रमोट कर रहे हैं, फियर की करेगी तो लगाओ जी सर्विक्स कैंसर। अब
कितनी बार मेरे को सुनने मिलता है, लेडीज नहीं नहीं ये तो लगाना है, नहीं तो लगाना है, क्योंकि डर है बच्चों हम्म। को। मतलब अनजाने में ही अपने, मतलब इतने क्यूट से बच्चे होते हैं, मेरे को हैरानी होती है। 7 साल से या 9 साल से 14 साल की बच्चियां इतनी, मतलब लड़कियों को तो वैसे ही ज्यादा प्यार आते हैं हम सबको, तभी तो बोलते हैं पापा की परी है ये। तो हाँ। परी है तो उस परी का ध्यान करो, तो क्यों ध्यान उसको रखना है। अननेसेसरी ये चीजें देते जाना। उसकी इम्यूनिटी पर काम करो, स्ट्रेंथन करो, इम्यूनिटी अच्छी रहेगी उसकी। अब चलते चलते सर लास्ट एक क्वेश्चन पूछना चाहूंगा मैं, देन वी विल टेक सम क्वेश्चन आंसर इफ समबडी हैज, कि अब छोटे बच्चे जो पैदा हो रहे हैं उनके केस में क्या किया जाए? देखिए क्या बेस्ट तो ये। अगर कोई आप पे विश्वास करता है और क्या वो जीरो वैक्सीनेशन करे, या कुछ दो तीन आप कहते हो भी ये तो लगवा ही ले, अगर कोई मतलब एक मिडिल पाथ अगर कोई रखना चाह रहा है कि ना एक्सट्रीम में ना जाएं, क्योंकि फियर इतना ज्यादा है, इतने सालों का वो माइंडसेट बन चुका है ना, वो तो एक प्रोसेस, एक इट हैज बिकम अ प्रोटोकॉल नाउ आई बिलीव, मतलब इट इज एज्यूम्ड कि भैया वैक्सीनेशन तो टुकवानी है बच्चों को। तो उस केस में क्या किया जाए? केस में देखिए इंडिविजुअल डिसीजन रहेगा सबका, हमारे हिसाब से तो किसी वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं मतलब है। भगवान करे आपके घर में कोई बच्चा आए और वो आप पे विश्वास करेंगे, ये भी जरूरी है कि आपके बच्चे आप पे विश्वास करें, ये भी बड़ा जरूरी है आजकल। तो आप उनको कोई वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे? हाँ राइट। बिल्कुल, कोई जीरो। वैक्सीनेशन नहीं करवाएंगे, जीरो। लेकिन क्या होता है, कुछ बस सिचुएशन हो जाती है, जैसे कहते हैं ना, आपके सिर पे बंदूक तान दी, तो अब आप क्या करोगे यार, जब बंदूक ही तान दिया तो भैया जो करना है फिर कर लो। अगर उस तरह की सिचुएशन आती है तो वहां मैं कुछ नहीं कह सकता। जैसे कोविड के टाइम में था, अब कोविड के टाइम हाँ। में ट्रेवल करना है किसी ने, उसको जरूरी है, अब उसको एंट्री ही नहीं दे रहे, तो वो क्या करेगा, क्या उसको करेगा? जरूरी है, वो कहेगा जी लगाओ मेरे को, तो वो जाना है। उस तरह की कंडीशन आती है तो आप मिनिमल जितनी कर सकते हैं आप उतनी ही करो। अगर वो कंडीशन नहीं है, डोंट गो फॉर इट। क्योंकि कहते हैं ना, चूज द लेसर इविल। फिर वो लेसर इविल वाली हम्म। बात कर लो कि जितना कम से कम में काम हो जाए, जितना उनका मिनिमम हो, ये तो चाहिए, चलो ये लगा के अपना काम चला लो। अदरवाइज वैक्सीनेशन की जरूरत नहीं है। वैक्सीनेशन करा के हम और अपने आप को खतरा मोल रहे हैं। मैं अभी भी आपको दिखा सकता हूँ रिसर्च पेपर कि रेबीज वैक्सीन कैन कॉज डेथ ऑल्सो। तो फिर इतना कुछ जब रिसर्च हो गया है तो फिर हम उसको क्यों छुड़ रहा है। और बस अपने ऊपर है। कोरोना में तो ये सिर्फ हमने अपनी आंखों प्रूव से हो गया। देखी हैं सर, हमने तो बिल्कुल अपने बिल्कुल। रिसेंट ही आंखों से देखी हैं। तो जब देखी हुई हैं चीजें तो उस पर ज्यादा विश्वास होता है। और अगर ओके। एचपीवी जैसी चीज से बचना है तो बेस्ट का बेस्ट क्या है कि हाइजीन बेटर रखें। हम्म। गलत हाइजीन में ये वायरस जो है बढ़ता है। हाइजीन अच्छा रखें। पानी के ऊपर फोकस करें कि पानी हमारा सही होना चाहिए, साफ होना चाहिए, गंदा नहीं होना चाहिए। और अपनी न्यूट्रिशन को इम्प्रूव करके अपनी इम्यूनिटी को बढ़ा लो। तो हम्म। ये कोई भी वायरस है वो हमें इम्पैक्ट नहीं करेगा, करेगा तो बड़ा माइनर वे में करेगा। और उसका तरीके हमारे पास सब है। आराम से जैसे हम एक दिन के अंदर अंदर अपना जितना भी वायरल फीवर हो अपने आप ठीक कर लेते कर हैं बिना लेते हैं, दवाई के, हाँ। ये भी ठीक हो जाएगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। बाकी जिसका हो गया वो फिर जो प्रोटोकॉल मैंने बताया उसको फॉलो कर लें। नीम का और न्यूट्रिशन का और बाकी कुछ और चीजें, इम्यूनिटी को बढ़ाने में फोकस करना है, तो हो जाएगा आई थिंक। तो अगर सर किसी को आपसे 1-to-1 गाइडेंस लेनी हो तो दे कैन कनेक्ट विद यू? श्योरली, व्हाई नॉट। ओके। व्हाई नॉट, आई एम हियर टू हेल्प। वो नंबर हम, अगर आपके पास नहीं है, अगर आप वैसे तो कम्युनिटी में है, तो रवि जी का नंबर है ही आपका। जी जी जी। तो ओके, तो वी विल टेक सम क्वेश्चंस। 5-7 मिनट है हमारे पास। लक्ष्मी, आप अनम्यूट कर सकते हैं। करिए अनम्यूट सर। करिए। हाँ जी। हेलो लक्ष्मी। uh, या हेलो सर। हेलो जी। सर आई हैव अ क्वेरी, लाइक आपने बोला कि हीट थेरेपी लेनी है, दैट इज 40 to 42 डिग्री। तो इसे, हाँ, हाँ जी। इसे कितनी देर तक लाइक डिप करके पैरों को रखना है? मतलब इसी केस में पूछ रहे हैं, रेबीज के केस में। हाँ हाँ, रेबीज के केस में। इसमें थोड़ा टेम्परेचर और हाई रखना है, क्योंकि ये वायरस को हम ओके। जल्दी निकालना चाहते हैं। 42 to 48 डिग्री, ओके। डिपेंडिंग अपॉन आपकी टॉलरेबिलिटी कितनी है। तो ओके। उसको ओके। आप 10 10 मिनट कर लीजिए, 10 मिनट्स। ओके। 10 मिनट आप कर लें और बस इतना काफी रहेगा। 10 मिनट ओके। अगर चल। अगर और प्रोटेक्शन चाहिए, जैसे रवि जी का प्रोटोकॉल मैं भी फॉलो करता हूँ, कई बार लगता है कुछ जुकाम आ रहा है या कुछ दिक्कत हो रही है, मैं 30 मिनट के लिए अपना बैठ जाता हूँ पानी रख के। एंड आई हैव परचेज दैट वाटर थर्मोमीटर आता है, अमेजोन में मिल जाता है, 250-300 रुपये का।
तो वो उसको चेक करता रहता हूँ और साथ में इलेक्ट्रिक केटल में पानी गर्म करके रख लेता हूँ। जैसे लगता है टेम्परेचर कम हो रहा है, थोड़ा सा गर्म पानी और डाल दिया। तो वो टेम्परेचर मेंटेन करना बहुत ज़रूरी है इस प्रोसेस के अंदर, जो मैं अपने एक्सपीरियंस से बता रहा हूँ। और अब तो गर्मियाँ शुरू हो गई हैं, तो पंखा चलता ऊपर है तो उससे और जल्दी पानी ठंडा हो जाता है। तो आप टॉवल से उसको कवर कर लें, या डाइनिंग टेबल के अंदर पैर रख के, जो जुगाड़ मैंने किया है, डाइनिंग टेबल के अंदर रख लो बाल्टी को और उसमें पैर रख के बैठ जाओ, तो पंखे की हवा डायरेक्ट पानी को ठंडा नहीं करती है। और एग्जैक्टली। आप बीच बीच में चेक करते रहते हैं, उसको टेम्परेचर को मेंटेन करते रहो आप। तो मैं तो आधा घंटा बैठ जाता हूँ, अपने काम करते रहो बाकी के जो करने हैं। और कुछ नहीं तो रील्स देख लो कुछ हमारी, और क्या। और भी क्वेश्चन है आपका? लक्ष्मी, आप अनम्यूट करिए। लाइक आपने कहा कि जैसे किसी को डॉग ने बाइट किया है तो कट वाले पोर्शन के साथ क्या 42 डिग्री पे हम, मतलब वो बंदा या जो भी है, वो क्या पैर डिप कर पाएगा सर? इज इट टॉलरेबल? हाँ हाँ, कर लेंगे। देखो इमीडिएटली एक तो वॉश कर देना उसको, नीम का डिकॉक्शन भी लगाना, तो काफी हद तक वहां से प्रोटेक्शन हो जाती है। अब हम वायरस को मारना चाहते हैं कि वायरस मर जाए, तो उसके लिए हीट ट्रीटमेंट इज द बेस्ट ट्रीटमेंट। अगर 48 तक नहीं टॉलरेट होता, 44 42 तक कर ले, 40 तक कर ले, इम्पैक्ट तो तब भी आएगा ना। हाँ, कम करेंगे तो दिन में 2-3 बार कर ले। 48 तक करेंगे तो एक बार या 2 बार काफी रहेगा, अगर 40 तक करना तो 3-4 बार कर लो। पर्पज है कि जितना हीट देंगे उस वायरस को, वायरस सरवाइव नहीं करता, हीट में वायरस सरवाइव नहीं करता। वो, उसको हमने किल करना है, एक बार वो खत्म हो गया तो बॉडी उसको निकाल दे। और इसका तो बहुत बिकॉज अच्छे तरीके से रवि जी ने एक्सप्लेन किया है। जो फीवर होता है हमारे बॉडी के अंदर, वो क्या है बेसिकली? फीवर इज अ मैकेनिज्म टू इंक्रीज द हीट इन आवर बॉडी। तो हम ये आर्टिफिशियल हीट दे रहे हैं बाहर से, बॉडी फीवर नहीं जनरेट करे लेकिन हम उसकी हीट इंक्रीज कर रहे हैं। मैं राइट रवि जी? यही लॉजिक है? बिल्कुल यही लॉजिक। ठीक है। ओके लक्ष्मी, थैंक यू। संगीता कुछ यस, पूछना हाँ जी। चाहती यस संगीता जी। गुड मॉर्निंग टू ऑल। गुड मॉर्निंग जी, गुड मॉर्निंग। सर, जैसे मेरे पास पेट है, डॉग है, तो मेरा क्वेश्चन ये है कि जैसे डॉक्टर एवरी ईयर के मिनिमम 5 वैक्सीनेशन हर साल लगाने हैं उसको, तो नहीं लगाने चाहिए फिर हमें? अब आज की सेशन से तो आपको ओ, यही लगेगा, और फैक्ट भी यही है कि देखो, अब डॉग के अंदर रेबीज नहीं है, हम हम्म। इंजेक्शन लगा के वायरस को उसके अंदर डेलिबरेटली डाल रहे हैं। अगर हम्म। मैं आपको ना एक बार दर्शन करवा देता हूँ, जो रिपोर्ट्स मेरे पास हैं, उसके रेफरेंसेस भी हैं मेरे पास। डेथ किसी की भी हो सकती है रेबीज वैक्सीन से। ठीक है। फेलियर ऑफ रेबीज वैक्सीन, थोड़ा सा पीछे रखना सर। हाँ हाँ, अब ठीक है। हम्म। ये हम्म। रिसर्च पेपर है, ये उनके रेफरेंसेस दिए हुए हैं। लेकिन ये कोई बताएगा नहीं, क्योंकि आपको पता है क्यों नहीं बताएगा, उसके बारे में मैं क्या कहूंगा। रेबीज वैक्सीन कॉजेस, रेबीज, वाह। ये सब है। तो और 18 टाइप के रेबीज वायरस है जो मैं बता रहा, इतने सारे हैं, तो किस किस की वैक्सीन बनेगी? वैक्सीन तो एक की बनी हुई है, बाकी 17 की हम्म। नहीं बनी। आने वाले टाइम में 4 और निकल आएंगे। मुझे तो एक क्वेश्चन आ रहा है यहाँ पे, सॉरी फॉर द इंटरप्शन संगीता, बिकॉज मुझे नहीं मालूम था, बिकॉज आई डोंट ओन अ पेट, कि हर साल 5 वैक्सीनेशन लगवानी है। तो वो क्या सेम वायरस की दोबारा लगाते हैं उसको हर साल? नहीं, अलग अलग होती है कि एक जैसे रेबिस का हो गया, एक 9 in 1 हो गया, एक कोरोना है, और 2-3 है, मतलब 5 इस तरह से हर उसकी हर वो साल बना कुछ हुआ है ना कुछ कार्ड। नया, हर साल कुछ ना कुछ नया शुगल मेला लगे रहना चाहिए, डॉक्टर की हाँ। फीस और सब चीज़ों को लिए, है ना? हाँ। उनको तो पता है लास्ट कि ईयर जो मैंने छोड़ दिया था, लास्ट ईयर मैंने सिर्फ शायद एक ही लगी होगी। मैंने कहा एक साल इसको रेस्ट दूं मैं, क्योंकि सर के साथ कांटेक्ट हाँ। में थे, तो पिछले साल नहीं लगवाया। इस साल मैं सोच रही थी कि इसको इस साल फिर लगा दूं, अगले साल फिर ब्रेक ले लूंगी। तो अभी देखो, सोच रही थी कि लगाना है, तो इतने में सर का सेशन हो गया, तब मेरा माइंड नहीं बन रहा कि थियो मैं लगवाऊं। बोलेगा, थियो मुझे थैंक यू बोलेगा कि मुझे बचा लिया। ओके, वेरी गुड, थैंक यू संगीता। थैंक यू सर। तो आई थिंक नाउ नो मोर क्वेश्चंस आर देयर, बिकॉज आपकी क्वालिटी ये है कि आप क्वेश्चन छोड़ते ही नहीं, हमारे माइंड के अंदर सारे क्वेश्चंस के आंसर आप दे ही देते हैं। तो सच बताऊं रवि जी, आज तो मेरे लिए बहुत ही ज़्यादा एक रिविलेशन था, बिकॉज यू एक्चुअली चेंज माई माइंड सेट टोटली। आई डोंट नो अबाउट अदर्स,
ये समझ में आ गया है। कोरोना में तो समझ में आ गया था हमें जो आप समझा रहे थे, लेकिन ये जो रेबीज और ये जो वायरस है इसका तो मुझे भी लगता था कि हमें कटा तो टिटनेस तो हम भी भागते थे लगवाने के लिए। बट आज जो आपने लॉजिक दिया है उससे बिल्कुल ये कहते हैं ना धुंध हट गई है माइंड से। तो मेरा माइंडसेट जैसे कोरोना में आपने कर दिया था बिल्कुल स्ट्रांग, कोई डरना नहीं है, वैसे अब इस चीज़ को लेके भी हो गया है। एक क्वेश्चन आया है यश भारती, यश जी आप कहीं वीडियो ऑफ है? अभी तो ऑन थी इनकी। हाँ हाँ जी सर, आप अनम्यूट कर हो गई। सकते हैं। हाँ जी, हाँ जी हो गई। हाँ बोलिए नमस्कार जी। बोलिए। नमस्कार नमस्कार जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं तो ये पूछ रहा था कि एक बारी रात को 11 बजे स्ट्रीट डॉग को फूड दिया मैंने, तो उसने मेरा हाथ में हल्का सा कट कर लिया। उस समय डॉक्टर से पूछा तो डेटोल या कोई ऐसी परफ्यूम जिसमें अल्कोहल हो उससे वॉश करें। उस समय रात को 11-12 बजे ये चीजें पॉसिबल कैसे करें, ये थोड़ा सा गाइड करें और लोगों देखिए, को। अल्कोहल वगैरह का तो मैं नहीं कहता, पर्पस यही होता है कि उससे भी वो क्लीन हो जाता है। बाकी आप उसी समय साबुन और साफ पानी से करें, और नीम के पत्तों को उबालने में कोई ज्यादा टाइम नहीं लगेगा। नीम के पत्ते हमेशा अवेलेबल होते हैं। आपने उसको उबालना है, 10 मिनट 15 मिनट लगेंगे, और उसके बाद आप उसको धो लो, तो इन दो चीजों से काफी प्रोटेक्शन हो जाएगी। इतने में नीम के पत्तों का लेप भी बना लो, जब पत्ते तोड़ के लाए हैं तो। उसके फर्स्ट बाद स्टेप ये है कि पहले वॉश आउट कर ले उसको क्लीन पहले वॉश, क्लीन वाटर से। इमीडिएटली वॉश करना बहुत जरूरी है, ताकि कुछ ऊपर सरफेस के ऊपर भी अगर कुछ वायरस है तो वो क्लीन हो जाए। इमीडिएटली जरूर करें। जो अंदर गया फिर हमने उसका ट्रीटमेंट करना है ना। जो अगर ऊपर है वो भी अंदर जा सकता है, तो इमीडिएटली पहले उसको तो क्लीन करो। फिर जो अंदर गया फिर हम नीम वाला वो करेंगे, तो उससे हो जाएगा। फिर हीट ट्रीटमेंट, मतलब ये सारी चीजें रात को 11 बजे भी हो सकती है, कोई बड़ी चीज नहीं है। नीम के पेड़ अवेलेबल है, कोई उसमें रोक नहीं लगती, या पत्ते नहीं तोड़ सकते। फटाफट ये बनाओ, बिल्कुल लेप बिल्कुल। लगाओ, हीट ट्रीटमेंट भी घर में आराम से हो सकता है। वो सर 11 बजे भगवान राइट ना करे कोई दिक्कत हो, हॉस्पिटल नहीं भागते लोग, पूरी पूरी रात जगते रहते हैं, इधर से उधर भागते चक्कर जी, काटते बिल्कुल रहते भागते हैं, जी, बिल्कुल। पैसा टाइम सब लगाते हैं। तो ये तो घर बैठे बैठे करना हमने, कोई दिक्कत की बात ही नहीं है, जहाँ चाह बिल्कुल बिल्कुल। वहाँ रहा। और वैसे तो मुझे लग रहा है कि जिस हिसाब से आजकल हम लोग हैं, तो हमारे तो घर में नीम के पत्ते का पाउडर तो 24 घंटे पड़ा होता है आजकल, हम तो बना के रखते हैं, रोज सुबह पीते हैं। तो वो उस पाउडर की भी तो लेप बना के लगा सकते हैं रवि जी। बिल्कुल जो बिल्कुल जो बिल्कुल। हुआ मेरे पास, थोड़ा सा पानी मिक्स किया और हाँ, लेप बनाया लगा लिया। नीम का पाउडर सबको घर में बना लेना चाहिए। मैं तो सबको हाँ कहता हूँ कि खुद ही बना लो, कोई मुश्किल नहीं है। मैं तो खुद ही अगर बनाना। आप मुझे याद है मैं मार्केट जब गया था एक बार, रवि जी से मैंने पूछा, ये अच्छा मैं रवि से पूछ लेता हूँ। मैं मार्केट में गया था, 200 250 रुपए का 100 ग्राम का डब्बा आ रहा था। मैंने कहा चल ले लेते हैं, अभी हेल्थ के लिए इतना तो इन्वेस्ट कर ही सकते हैं। रवि जी ने बोला आप क्यों पैसे वेस्ट कर रहे हो, घर पे बन जाता है। और हमारा जो सोसाइटी के लेबर है उसको मैंने 50 रुपए दिए, वो खूब सारे पत्ते तोड़ के ले आया। कविता ने, मदर ने उसको धो धा के सुखा दिया, और फर्स्ट क्लास हफ्ते में सूख गए पत्ते, और मिक्सी में चर्न किया और बन गया पाउडर। रोज सुबह 1 चम्मच पानी के साथ डाल के पी लेते हैं, गर्म पानी। पापिया जी हैज अ क्वेश्चन, देन वी विल कंक्लूड टुडे सेशन। यस पापिया जी। नहीं, मेरी क्वेश्चन नहीं है, पर ये एक घटना प्रभाव का वर्णन मैं करती हूँ। जी मेरे बेटे को 2-3 साल पहले एक पप्पी पप्पी ने खरोच दिया। तो उसको पता नहीं था, मुझे मैंने मैंने तो ड्यूटी गया था। मेरे मेरे हस्बैंड को भी पता नहीं था। 21 डेज गया गया इसमें इसमें उसका एग्जामिनेशन स्टार्ट हुआ। तो मेरा हस्बैंड उसको खरोच देखा, पता चला, तो पैनिक करके उसको आईडी हॉस्पिटल में ले गए, और उसने रैबिस वैक्सीन दे दिया। जी तो उस सरकारी अस्पताल अस्पताल क्यों इतना डराता है? तो इसको रिसर्च पेपर तो जैसे पब्लिश हुआ है, तो उस सरकारी अस्पताल की डॉक्टर को वहां पे तो कोई फीस नहीं लगती, वहां पे तो कोई खर्च नहीं होता। तो ये सरकारी डॉक्टर भी ऐसे प्यार दिखाती है हम लोग। देखिए, डॉक्टर्स को कुछ प्रोटोकॉल मानने पड़ते हैं। जो मेडिकल काउंसिल है उसके हिसाब से नहीं चले तो उनका लाइसेंस भी कैंसिल हो जाता है।
जो बना रखा है वो उसको फॉलो करने, कई बार डॉक्टर्स की मजबूरी भी होती है, पता होते हुए भी उनको करना पड़ता है, बिकॉज वो बाउंड होते हैं। तो वो जो बना हुआ है प्रोटोकॉल की ये करना ही पड़ेगा, अदरवाइज क्वेश्चनिंग हो जाएगी कि आपने ये क्यों नहीं सजेस्ट किया उनको। तो वो फिर क्या करेंगे, वो तो वही बोलेंगे जो बोला गया है। तो इसलिए हाँ, वहां पर आपने तो बोला जब रेबीज होना है तो 7 दिन में ही हो जाएगा, हो जाएंगे। तो मेरे सन को तो 21 डेज पास हुआ था। तो उसने डॉक्टर को तो ऐसे हमको फियर दिखाया। तो मेरे हस्बैंड तो पैनिक करके एग्जामिनेशन चलने की समय ही दौड़ भाग कर हॉस्पिटल में ले गया और रेबीज वैक्सीन दे दिया। जी तो जैसा रवि जी ने बताया पापिया जी कि दो रीज़न होते हैं विद ड्यू रिस्पेक्ट टू मेडिकल फ्रेटर्निटी। डॉक्टर्स को ये कई बार नॉलेज मिलती ही नहीं है, रिसर्च पेपर्स पढ़ते ही नहीं है डॉक्टर्स। नंबर वन, उनके पास ना टाइम है, पेशेंट देखने से टाइम, खाना खाने का टाइम नहीं मिलता डॉक्टरों को, कईयों को तो इतना बुरा हाल है आजकल। तो एक तो जिनके पास नॉलेज नहीं है वो आपको नॉलेज कैसे देंगे, नंबर वन। नंबर दो, हो भी गई नॉलेज, जैसे रवि जी ने एग्जांपल दिया कैसे डॉक्टर्स जिन्होंने अपने बच्चों को कोई वैक्सीनेशन नहीं दी, राइट। लेकिन अगर उनके पास कोई आएगा वैक्सीनेशन के लिए तो उसको मना नहीं कर सकते वो। जो इंडियन मेडिकल एसोसिएशन है उनके जो प्रोटोकॉल्स हैं दे हैव टू फॉलो दोज रूल्स एंड रेगुलेशंस। तो ये तो मैंने अपनी आंखों से देखा है ये चीज़ कि दे आर बाउंड विद दोज रूल्स, अदरवाइज उनका लाइसेंस कैंसिल हो जाएगा। तो वो रीजन है कि ऐसा नहीं है कि डॉक्टर्स की इंटेंशन गलत है, लेकिन उनको जो प्रोटोकॉल दिया गया वो तो वही फॉलो करेंगे ना। हाँ, उनको जो उसका पढ़ाया गया है, जो पढ़ाया गया है वो तो वही फॉलो करेंगे, उनको पढ़ाई वही क्या है, तो इसीलिए वो हम्म, फॉलो करते हैं। ये है सी। और कोई क्वेश्चन आपके माइंड में? नहीं। ठीक है, थैंक यू जी। ठीक है रवि जी, सो आई थिंक वी शुड कंक्लूड टुडे सेशन। थैंक यू वंस अगेन फॉर एनलाइटिंग ऑल ऑफ अस। और थैंक यू सर। मतलब सच्ची में ये कहते हैं ना वो दिमाग के खिड़कियां खुल जाती हैं बिल्कुल आपकी बातें सुनते हैं। और हर बार ये ऐसा ही होता है, मुझे लगता है वाह ये सबसे बेस्ट सेशन था। और आज का सेशन मेरे हिसाब से फिर सबसे बेस्ट सेशन निकला है। तो अगली बार देखते हैं क्या होता है। तो लेट अस ऑल अनम्यूट एंड थैंक यू रवि जी वंस अगेन फ्रॉम आवर साइड। थैंक यू रवि थैंक जी यू फॉर सर, थैंक यू एनलाइटनिंग सर। अस। आप हैं तो हम हेल्दी आपकी रहेंगे। Thank you, sir, for थैंक यू, enlightening us. थैंक यू थैंक रवीना यू जी। सर। थैंक यू एवरीवन, थैंक यू रवि जी।